प्रधानाध्यापक बहाली की प्रक्रिया हुई शुरू। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग में फंस रहा पेच और अनुपस्थित हो रहे शिक्षक। वहीं मध्याह्न भोजन खाने से 60 बच्चे हुए बीमार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा जगत से जुड़े तमाम अहम खबर लेकर। इससे पहले कि हम मुख्य खबरों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों से जुड़े प्रधानाध्यापक की बहाली की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है और इसके संबंध में हमने बीते वीडियो में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि विशिष्ट शिक्षक से पहले प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी और इस पर अंतिम मुहर लगाते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजकर 24 घंटे के अंदर प्रधानाध्यापक बहाली से संबंधित रिक्तियों की मांग कर दी है। दोस्तों, इसके क्रम में बीते कल ही एक पत्र जारी किया गया है जिसमें तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि कक्षा 9 से 10 एवं 11 से 12 अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षक, वहां कार्यरत नियमित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की संख्या की स्थिति 24 घंटे के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की विवरणी उपलब्ध नहीं करानी है। यानी इस पत्र से स्पष्ट हो गया है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में आखिर कितने नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, वहां प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं अथवा नहीं है, वहाँ नियमित संवर्ग के कितने शिक्षक कार्यरत हैं। इन तमाम आंकड़े शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 24 घंटे के अंदर मांग कर दी गई है। साथ ही इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि यह विवरणी प्रधानाध्यापक बहाली से संबंधित है। तो साथियों, यह रास्ता खुल गया है और सबसे पहले प्रधानाध्यापक की बहाली होगी, उसके तत्क्षण ही प्रधान शिक्षक की भी बहाली होगी। और जब 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है तो इससे स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा विभाग काफ़ी सजग है और निश्चित रूप से अगस्त माह में ही प्रधानाध्यापक की बहाली की प्रक्रिया शुरू और अंत भी की जा सकती है। वहीं दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में ढेर सारे पेच फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ढेर सारे शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया से अनुपस्थित भी बताए जा रहे हैं। इसके क्रम में हम बताते चले कि बीते 2 अगस्त 2024 को माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें कई जिलों से प्राप्त खबरों के अनुसार मोबाइल पर ओटीपी नहीं गिरने और साथ ही साथ आधार और मोबाइल का लिंक एक साथ नहीं होने के कारण शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और यहां तक कि उनकी काउंसलिंग भी बाधित हो गई है। साथियों, इस खबर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में कुल 13 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके मोबाइल और आधार सीडिंग नहीं होने के कारण उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जिले में कुल 9 ऐसे शिक्षक थे जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए और वो अनुपस्थित हुए। वहीं वैशाली जिले से आए खबर के अनुसार वहां कुल 3 शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे। साथ ही सिवान जिले से प्राप्त खबर के अनुसार वहां भी आधार और मोबाइल मिसमैच होने के कारण कई शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हुई। वहीं 2 ऐसे शिक्षक थे जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में अनुपस्थित पाए गए। वहीं दोस्तों, पटना जिले की बात कही जाए तो पटना जिले में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु एक ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जिनके प्रमाण पत्र को संदिग्ध माना गया है और उनके सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त कर लिए गए हैं। इस पर गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। हालांकि अभ्यर्थी से प्राप्त सूचना के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा, उनके प्रमाण पत्र बिल्कुल ही वैध है। हालांकि क्या कुछ होता है वह अंतिम रूप से जांच की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र बिल्कुल सत्य था या फिर फर्जी था। वहीं पटना जिले में कुल 7 ऐसे अभ्यर्थी थे जो काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे। इस तरह से सिवान जिला में कुल 2 शिक्षक भी अनुपस्थित पाए गए हैं जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। वहीं दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिला से एक अहम खबर सामने उभर कर आई है। इसके क्रम में यह खबर आई है कि एक विद्यालय में कुल 60 छात्रों द्वारा मध्याह्न भोजन ग्रहण किया गया था और मध्याह्न भोजन ग्रहण करते ही 60 बच्चे बीमार हो गए और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आनन फानन में आकर वहां के ग्रामीणों और प्रधानाध्यापक और साथ ही साथ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम छात्रों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां जाते ही तमाम छात्रों का उपचार शुरू कर दिया गया। आधिकारिक खबर के अनुसार 60 छात्रों में से 25 छात्रों का प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, परंतु वहां के शिक्षक से मिली खबर के अनुसार कुल 60 छात्रों में से देर शाम तक 58 छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया था और 2 छात्र के उपचार अभी भी जारी थे। इसके क्रम में वहां के जिला पदाधिकारी ने अहम भूमिका निभाते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है
कि आखिर मध्याह्न भोजन करने के बाद 60 छात्र कैसे बीमार हो गए। आखिर किनके द्वारा इन बिंदुओं पर अनियमितता बरती गई थी। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि रसोइया द्वारा सफाई व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है और रसोइया के कारण ही भोजन विषाक्त हो गए होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। इस पर त्रिस्तरीय समिति द्वारा जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन कारणों से मध्याह्न भोजन विषाक्त हुए थे और तमाम छात्र बीमार पड़े थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों में एक अलग ही उबाल पैदा हो गया है, जिसको देखते हुए वहां के जिला प्रशासन द्वारा काफी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जो विद्यालय के आसपास रहकर होने वाले अप्रिय घटना पर विराम लगा सकेगी। वहीं दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्रों के लिए एक खुशखबरी भरा अवसर डाक विभाग ने दिया है। डाक विभाग द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्र भाग ले सकेंगे और इसमें सफल होने वाले छात्रों को प्रति महीना 500 रुपए के दर से 1 वर्ष तक कुल 6000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। इससे तमाम छात्रों को अपने जलवे बिखरने का अवसर मिल पाएगा और साथ ही साथ गरीब छात्रों को एक आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध हो सकेगा। खबरों के क्रम में एक अन्य अहम खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग छात्रों के नामांकन पर काफी गंभीर हो गई है और इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग यह जानने की कोशिश में लगी है कि आखिर सरकारी विद्यालय में नामांकित छात्र कहीं निजी विद्यालय में भी तो नामांकित नहीं है। इसको देखते हुए ही शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप पर तमाम छात्रों के नामों की एंट्री निश्चित रूप से करने की हिदायत दी गई है, जिसके क्रम में प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है कि 100% छात्रों की एंट्री अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। इसके क्रम में शिक्षा विभाग की यह पहल है कि सबसे पहले सरकारी विद्यालय में नामांकित छात्रों के नामों की एंट्री ई शिक्षा कोष ऐप पर होनी चाहिए। उसके बाद ही निजी विद्यालय द्वारा जो पंजीकृत है वहां नामांकित छात्रों के नामों की एंट्री ई शिक्षा कोष ऐप पर होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य है कि एक विद्यालय में एंट्री हो जाने के बाद उसी छात्र के नाम की एंट्री अन्य विद्यालय में नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप से अगर छात्र का नाम सरकारी विद्यालय में है तो उनका एंट्री निजी विद्यालय में कतई संभव नहीं है और इससे 2 जगहों पर नाम सम्मिलित नहीं हो सकेगा। फिलहाल आज की खबर इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।